प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेज को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं लाइफ प्रोसेसेज में कौन कौन से कंटेंट्स है, कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों को कवर करना है। तो ये चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेज है, यानी जैव प्रक्रम, अर्थात जो है लाइफ की प्रोसेस जो है वह कैसी है, कौन कौन सी क्रियाएं उसमें होती है, पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, इन सारे चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो है जैव प्रक्रम हम लोग का चैप्टर है। तो पहले हम लोग जाने कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम जो है वह क्या है, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कराते हैं। अर्थात सभी जीवों में वह प्रक्रम जो कि मिल करके हमारे शरीर को, बॉडी को सुरक्षा करने में, ये जो है डेवलप करने में सहायता करता है, वही जैव प्रक्रम कहलाता है। इसमें जैसे श्वसन हो गया, तो श्वसन क्या होता है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ठीक है, जो हम लोग श्वसन लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन जो है हम लोग श्वसन की क्रिया के रूप में करते हैं, जो हमारे शरीर में एक तरह का ऊर्जा भी देता है, हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को जो है सुचारू रूप से चलाता है। तो वही श्वसन होता है। एक कोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं। क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वे पर्यावरण के सीधे संपर्क में होते हैं, अतः वे ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण के द्वारा सफलतापूर्वक कर लेते हैं, कर सकते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है, अतः ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूरी करने में विसरण अपर्याप्त रहता है। क्योंकि जो है शरीर की बहुत सारे पार्ट्स जो है हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, जो कि वायुमंडल के संपर्क में नहीं रहता है। तो जो है हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन के लिए विसरण की क्रिया से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए श्वसन की क्रिया होती है। उत्सर्जन क्या होता है कि शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक या अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के क्रम को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम श्वसन को छोड़ते हैं, वह भी एक उत्सर्जन हो गया। मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, ये सभी जो है शरीर से के त्वचा से पसीना निकलना, ये सभी जो है उत्सर्जन की क्रिया हुआ। अब इसमें हम देखते हैं कि जीव जो होते हैं वह अपना पोषण जो है, एक होता है कि स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी जीव। यानी कुछ जीव जो है अपना पोषण स्वयं करते हैं, वह स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जो जीव अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं अपना भोजन के लिए, तो वह विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। तो स्वपोषी पोषण की ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे भोजन स्टार्च में पौधे छोटे छोटे जो है जीवाणु, वह जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना लेते हैं। तो ये सभी स्वपोषी जीव कहलाते हैं। विषमपोषी जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से स्वपोषी जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। इनमें संचित भोजन या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोज होता है। जैसे मानव, जूं, अमरबेल, ये सभी जो है ना विषमपोषी जीव हो गया। अब पोषण देखते हैं कि पोषण क्या होता है, कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादपों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ या
जंतुओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ जो सजीवों की विभिन्न जैविक व शारीरिक क्रियाओं में सहायक होता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, हम जो अपना बॉडी के विकास के लिए जो अपना हम पोषण करते हैं, भोजन लेते हैं, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी स्वपोषी जीव पर निर्भर रहते हैं, तो वह उससे जो हम पोषण को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वही जो है पोषण कहलाता है। जैसे हमारी सब्जियां जो है क्या पेड़ पौधे से हम लोग लेते हैं, तो हमारा दाल चावल जो है क्या पेड़ पौधे से होता है, तो वह स्वपोषी जीवों से होता है, तो यही पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार स्वपोषी पोषण होता है, विषमपोषी पोषण होता है, हम लोग जो देख लिए हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है कि पौधे जो है वायुमंडल से CO2 लेकर के सूर्य के से ऊष्मा प्राप्त करके और पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करके जो है अपना भोजन बनाने की क्रिया जो होता है, वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि पौधे में सजीव कोशिकाओं यानी क्लोरोप्लास्ट जो है ना, कोशिकाओं में होते हैं, पौधे में हो, पौधे के पत्तियों में होते हैं, के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों जैसे पत्ती आदि में होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि फिगर के माध्यम से, क्योंकि अधिकांश चीजें हम फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह स्वपोषी पोषण हो गया, क्योंकि यह क्या कर रहा है कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, वायुमंडल से CO2 लेते रहा है, पत्तियों में क्लोरोफिल है, और यहाँ पर जल से जो है, जड़ से जो है, पृथ्वी के अंदर जल रहता है, तो जड़ से जल और खनिज लेकर के यह जो है अपना भोजन बनाता है, यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग जो है रासायनिक रूपों में कहेंगे कि CO2 प्लस H2O जो है सूर्य के लाइट में C6H12O6 जो ग्लूकोज कहलाता है, और ऑक्सीजन जो है मुक्त होता है, प्लस ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो यही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इनमें निम्नलिखित चरण होते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से माने किस चीज से जो है ऑक्सीजन की उत्सर्जन होता है, तो वह जल से होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है। तो ये 3 चरणों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जो हम ऊपर भी दिखाए हुए हैं, जो ये दिखा जो जा सकता है CO2H2O हुआ, वह प्रकाश संश्लेषण की विधि हो गया। रंध्र जो होता है पौधों में जो है, पत्तियों में रंध्र जो होता है, ये पत्ती की सतह पर उपस्थित होते हैं, पत्ती की सतह पर उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं के द्वारा होता है, लेकिन गैसों के आदान प्रदान तने, पत्ती व जड़ की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, तो पौधे इन रंध्रों को बंद कर देता है। रंध्रों को खुलना व बंद होना द्वार कोशिका का कार्य है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर प्रवेश करता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस प्रकार जब कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है, जो ये फिगर में आपको दिखाने की कोशिश किया गया है। पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है, वह क्या होता है कि हरे रंग के बिंदुओत्तर कोशिकाएं जिनमें क्लोरोफिल होते हैं, उन्हें
क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक होता है। अब हम लोग पोषण की बात करें तो मनुष्य में पाचन तंत्र का जो है देखते हैं कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य का जो है पाचन कैसे होता है भोजन जब करता है। तो इस फिगर के माध्यम से हम आपको दिखाए हैं कि देखिए एक जीवा है, या जीवा है, मुख है, ये जो है ग्रसिका कहलाता है, ये पित्ताशय कहलाता है, पित्त का भंडार यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर पित्त नली ये रहती हुई है, यह अकृत कहलाता है, ये अमाशय होता है, और यह परिशेषिका होता है। ठीक है, इधर भी अमाशय, ये क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बड़ी आंत रहता है, वृद्धांत होता है जो कोलोन कहलाता है, और ये गुदा मार्ग जो होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो ये मानव का पाचन तंत्र का फिगर है। आप लोग इस फिगर को ड्रॉ करके नामांकित चित्र के साथ बना लेंगे। इस पाचन तंत्र में हम लोग देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र एक जटिल संरचना है जिसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? तो आहार नाल की संरचना, पाचन ग्रंथि और पाचन एंजाइमों की ये पाचन एंजाइमों का पाचन, ये 3 रूपों में हम लोग देखते हैं। तो आहार नाल की संरचना क्या होती है? आहार नाल क्या होता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न अंग भोजन का पाचन करने हेतु एक श्रृंखला से जुड़कर एक नलिकाकार संरचना बनाते हैं, उसे आहार नाल कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग भोजन लेते हैं, जिस नली के द्वारा भोजन हमारा आमाशय में जाता है, वही आहार नाल कहलाता है। इसमें निम्न भाग होते हैं। जीवित मनुष्य में आहार नाल की लंबाई जो होती है वह 4 मीटर की होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आहार नाल में जो है कौन कौन से भाग होते हैं? मुख होते हैं। मनुष्य के सिर के अग्र सतह पर एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में एक मुख छिद्र पाया जाता है। मुख पीछे की ओर एक गुहा में खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। ग्रसनी क्या होता है? मुख गुहिका का पश्च भाग एक चिकनी लसलसी गुहा में खुलता है जिसे ग्रसनी कहते हैं। इसमें लार ग्रंथियां यहाँ करके खुलती हैं। और ग्रसिका क्या होता है? यह एक लचीली नलिका रूपी संरचना होती है जो ग्रसनी से लेकर के अमाशय में जुड़ी रहती है। इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होता है। अमाशय क्या होता है कि यह एक थैली जैसी रचना होती है जो फिगर में हम पीछे दिखा चुके हैं, जो उदर गुहा में बाईं ओर तनपुट के नीचे स्थित होता है। इसके अग्रभाग में एक अवरोधी यानी वाल्व पाया जाता है जो भोजन को ग्रसिका से अमाशय में तो आने देता है परंतु अमाशय से ग्रसनी में नहीं जाने देता है। ग्रहणी क्या होता है कि अमाशय का पश्च भाग जो पीछे का भाग होता है यू आकार की नलिका में खुलती है जिसे ग्रहणी कहते हैं। इसमें अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय वाहिनी व यकृत से पित्त वाहिनी का आकर खुलती है। इनसे निकलने वाला पाचन रस भोजन का पाचन करता है। ग्रहणी से 2 प्रकार के रस निकलते हैं। कौन कौन से रस निकलते हैं? तो एक होता है पित्त रस जो लीवर यकृत से आता है, ठीक है, बाइल जूस कहलाता है। और दूसरा होता है अग्नाशय के द्वार अग्नाशय रस जो कि पेनेरेटिक जूस कहलाता है। ठीक है, अब हम लोगों के पाचन तंत्र में छोटी आंत भी होती हैं, बड़ी आंत बहुत ही होती है। तो ग्रहणी का पश्च सिरा एक लंबी पतली कुंडलित नलिका बनाता है जिसे छोटी आंत कहते हैं। भोजन का शेष पाचन छोटी आंत में होता है। जो अमाशय के बाद जो भोजन बचता है वह छोटी आंत में जाता है और उसका पाचन होता है। बड़ी आंत क्या होता है? छोटी आंत के पश्च सिरा लंबी कुंडलित बड़ी नलिका में खुलता है जिसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत व छोटी आंत के संधि स्थल पर एक उंगली रूपी नलिका जुड़ी होती है, उसे अंधनाल या परिशेषिका कहते हैं।
यह अवशोषी अंग है, यानी सूखने वाला, जो पोषण तत्वों को सूखने वाला अंग होता है। मलाशय क्या होता है कि बड़ी आंत का पश्च भाग एक थैली नुमा संरचना बनाता है, जिससे अपचित भोजन का अस्थायी संग्रह होता है, जल का पुनः अवशोषण भी होता है। मलाशय में मल द्वार क्या होता है कि यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है, ठीक है, जिसके द्वारा समय समय पर मल का उत्सर्जन किया जाता है। अब जब हम जो है ये श्वसन की क्रिया करते हैं, उसमें जो है विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। वह कैसे होता है ग्लूकोज का? देखिए, ग्लूकोज के 6 अणु जो है कोशिका द्रव में जाते हैं और ये पाइरुवेट में टूट जाते हैं, जिसमें पाइरुवेट के रूप में टूटता है तो 3 कार्बन अणु जो है और ऊर्जा मिलता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में ये जो है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है, और ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल जो है जमा होते हैं, जिससे शरीर में कभी कभी थकान शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा संग्रहित हो जाता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी जो है ऊर्जा मुद्रा है, यानी ऊर्जा को मापने का इकाई है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग जो है एडीपी तथा कार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। कोशिका में एटीपी का उपयोग कोशिका के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेश संचरण आदि अन्य क्रियाओं के लिए किया जाता है। मानव में श्वसन कैसे होता है? तो मानव में श्वसन तंत्र मनुष्य में पाए जाने वाला वह तंत्र जिसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाती है श्वसन कहलाता है। ये श्वसन का हम आपको भाग बताए हुए हैं, जिसमें नसा द्वार जो है, नाक से जो श्वसन करते हैं तो नसा द्वारा, मुख गुहा ये ग्रसनी कहलाता है, श्वसन नलिका ये होता है, उपास्थिक वलय यह कहलाता है, उसके बाद कृपिका कोश यह कहलाता है, फिर श्वसनिका यह कहलाता है, डायाफ्राम जो है यह होता है जिसे फेफड़ा कहते हैं, फुफ्फुस ये फेफड़ा ही होता है का भाग होता है। तो श्वसन प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो बाह्य श्वसन क्या होता है कि फेफड़ों द्वारा श्वसन मार्ग से वायुमंडल में से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया जो है बाह्य श्वसन कहलाती है। ठीक है, हम श्वसन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वह बाह्य क्रिया के। यह 2 प्रकार का होता है। निःश्वसन, वायुमंडल से वायु यानी ऑक्सीजन ग्रहण करना, जिससे अक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब हम लेते हैं तो आयतन उसका बढ़ जाता है। उच्छ्वसन, वायुमंडल से ग्रहण की गई वायु अर्थात CO2 को बाहर छोड़ना, जिस पथ से फेफड़ों में प्रवेश करती है। तथा वक्ष गुहा का श्वसन तंत्र, आयतन जब हम छोड़ते हैं तो उसका घट जाता है, सिकुड़ जाता है। अतः उसके बाद अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन क्या होता है कि रक्त परिसंचरण के माध्यम से ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण करना तथा CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाना, ये सब वह अंतः श्वसन कहलाता है। श्वसन तंत्र में जो है हम लोगों का होता है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में विभिन्न श्वसनांग एवं श्रृंखला में जुड़कर श्वसन की क्रिया पूर्ण करती हैं। वह कौन कौन सा श्वसन तंत्र है? तो नसाद्वार होता है। नसाद्वार मनुष्य के अग्र पृष्ठ भाग पर एक संरचना पाई जाती है जिसे नाक कहते हैं। इसकी पृष्ठ सतह पर अंदर की ओर 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसे नसा छिद्र कहते हैं, जो नाक का छिद्र होता है। नसा गुहा क्या होता है? दोनों नसा छिद्र के पश्च भाग, नसा गुहा जो होता है, दोनों नसा छिद्र के पश्च भाग एक गुहा में खुलते हैं जिसे नसा गुहा कहते हैं, जिसकी
आंतरिक सतह पर रोम उपस्थित रहते हैं। यह वायु को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। जो नाक में से जो है बाल होता है वह वायु को फिल्टर भी करता है। नसा मार्ग क्या होता है कि यह एक लंबी कुंडलाकार नलिका क्षेत्र होता है जो उपस्थियों के द्वारा बनाया जाता है तथा यह मार्ग वायुमंडल की वायु की कोशिका के तापक्रम को नियमित करता है। ठीक है। उसके बाद श्वसन नलिका जो होता है यह एक लंबी नलिका होती है जो ग्रीवा क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी आंतरिक सतह पर अर्धवृत्ताकार उपास्थि या छल्ले पाए जाते हैं जो श्वसन नलिका को चिपकने से रोकता है। फेफड़ा क्या होता है कि मनुष्य के वक्ष गुहा में हृदय के पास दो फेफड़े उपस्थित होते हैं जो क्रमशः दायां व बायां फेफड़ा कहलाता है। दायां व बायां फेफड़ा कहलाता है। ये दायां फेफड़ा 3 व बायां फेफड़ा 2 पालियों में विभक्त होता है। 2 पालियों में विभक्त होता है। प्रत्येक फेफड़ा में एक श्वसन नली प्रवेश करता है जो उत्तरोत्तर विभाजन होकर द्वितीय तृतीय श्वसन नली में श्वसनिकाएं बनाती हैं जो प्रत्येक कुपिकाओं तक पहुंचती है। प्रत्येक फेफड़े में कुपिकाओं की संख्या असंख्य होती है तथा प्रत्येक कुपिकाएं अत्यंत सूक्ष्म प्याली नुमा संरचना होती है जिनकी पतली भित्तियों में रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है जो कुपिकाएं गैस विनिमय का कार्य करती है। अब हम लोग मानव हृदय को देखते हैं कि मानव हृदय में क्या होता है। मानव हृदय की संरचना देखते हैं कि मनुष्य के वक्ष गुहा में थोड़ी बाईं ओर एवं पेशीय संरचना पाई जाती है। एक पेशीय संरचना पाई जाती है जिसकी आकृति बंद मूड़ी के समान होती है जिसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण कहते हैं। हृदय में 4 वक्ष होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हमेशा आपके। हृदय में 4 वक्ष होते हैं जिसमें 2 ऊपर के पतली भित्ति वाले छोटे कक्ष आलिंद तथा नीचे के मोटी भित्ति वाले कक्ष निलय कहलाता है। इनके बीच कपाट पाए जाते हैं। देखिए ये जो है हृदय का फिगर हो गया। ठीक है। इसमें महाधमनी फुफ्फुस जो है सिरा बायां आलिंद दायां आलिंद ऊपरी सिरा ये सभी जो है फिगर के साथ आपको इंडिकेट करके सभी चीजें बताया गया है। इसमें बाईं तरफ क्या है अद्भुत रक्त जो है वह जो अशुद्ध रक्त जो है बाईं ओर अशुद्ध रक्त जो होता है महाशिरा में जाता है फिर दायां आलिंद में जाता है फिर जो है त्रिकपटिक पाठ में जाता है। फिर वहां से क्या होता है दायां निलय में जाता है। फिर उसके बाद फुफ्फुसीय कपाट में जाता है फुफ्फुसीय धमनी में जाता है फेफड़ा में जाता है CO2 ऑक्सीजन के रूप में अलग अलग होता है। ठीक है। और उसके बाद बाईं तरफ क्या होता है ये तो हो गया दाईं तरफ का काम। बाईं तरफ क्या होता है कि फुफ्फुस सिरा होता है बाएं आलिंद में जाता है और फिर क्या होता है कि दीप कपाट के जैसा होता है फिर बाएं निलय में जाता है फिर महाधमनी कपाट में जाता है फिर महाधमनी में फिर शरीर में चला जाता है। ठीक है। इस तरह से जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अब इसमें शिराएं जो होती है वेन होता है उसका क्या काम होता है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली ऐसी नलिकाएं संरचनाएं जिनके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाया जाता है शिराएं कहलाती है। ठीक है। इसमें अशुद्ध रक्त आते हैं। इसकी विशेषता क्या होता है कि ये पतली भित्ति एवं अधिक व्यास वाली नलिकाएं होती है। ये त्वचा स्किन की सतह पर स्थित होती है। इसमें
कपाट पाए जाते हैं, इनमें संकुचन की क्षमता नहीं होती है, इनका रंग नीला होता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शिराएं। अब धमनी क्या होता है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली नलिकाएं संरचना जिनकी भित्ति मोटी संकुचनशील होती है तथा अंदर का व्यास कम होता है, धमनी कहलाती है। इसका क्या काम होता है, विशेषता क्या होता है कि ये त्वचा की गहराई में स्थित होती है, इनकी भित्ति मोटी तथा व्यास कम होता है, इनमें कपाट अनुपस्थित होते हैं, इनकी भित्ति में संकुचन पाया जाता है, इसका रंग जो होता है गहरा लाल होता है और इनमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनियां जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह कराता है। ठीक है, लसिका देखिए, लसिका क्या होता है कि यह हमारे शरीर में समझिए एक जाल की तरह फैला होता है, छोटे 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 छोटे, ये हरा वाला ये सभी देखिए, ये सभी लसिका हो गया। ठीक है, लसिका ग्रंथि हो गया, लसिकाएं हो गया, ये सब लसिका ग्रंथि हो गया, है ना। ये प्लिया जो है प्लीहा का कहलाता है। ठीक है, लसिका ग्रंथि को ये देखिए इस रूप में तोड़ करके हम दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। तो यदि रक्त में से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं यदि रक्त में से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं हटा दी जाए, अगर इसको हटा दिया जाता है तो शेष बचा भाग जो तरल जो है वह लसिका कहलाता है। ठीक है, अगर रक्त में से हम प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाओं को हटा देते हैं तो जो तरल पदार्थ होता है वही सब लसिका कहलाता है। इस तरल में अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। यह तरल जो होता है वह रंगहीन होता है, यानी उसका कोई रंग नहीं होता है। पचा हुआ व क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक है, पचा हुआ व क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा, फैट जो हमारे शरीर में जो ये होते हैं तो उसका भी वहन जो है यानी ले जाना एक दूसरे से दूसरे जगह जो है लसिका के द्वारा ही होता है। इस प्रकार लसिका जो है वहन में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है। ठीक है, रक्त दाब के बारे में हम जो है जानकारी जो कर सकते हैं। मानव में ब्लड प्रेशर ये कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड प्रेशर देखिए ये मापने वाला मशीन है जो ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में हार्ट एक पंप का कार्य करता है जो एक दबाव पर कार्य करता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, जो है सिस्टोलिक, इसमें हार्ट ब्लड को पूरा बाहर निकालता है। इसका जो है हार्ट दाब 120/80 होता है। इसीलिए सामान्य जो है ये बॉडी में ब्लड प्रेशर जो होता है वह मापने वाला मशीन जो होता है वह क्या होता है, जो मापता है तो 120/80 जो है होता है, वह सामान्य माना जाता है। डायस्टोलिक ये क्या होता है कि एक सामान्य सीमा तक हार्ट में ब्लड चलता रहता है। ये 70 से 90 होता है। हमारे जो शरीर में ब्लड का जो रक्तचाप जो होता है वह 70 से 90 जो है होता है। सिस्टोलिक जो है 100 से 140 mm ऑफ Hg होता है और डायस्टोलिक जो होता है 70 से 90 mm ऑफ Hg होता है। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या होता है, तो वह होता है सिफ्मोमेनोमीटर द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, अगला हमारे रक्त का ही एक पार्ट में जो है ना प्लेटलेट्स होता है। यह प्लेटलेट्स क्या होता है कि एक स्वस्थ शरीर के प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 15,000 से लेकर के ये 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक का प्लेटलेट एक शरीर में मौजूद होता है। इस तरह का प्लेटलेट देखिए, ये क्योंकि हमारे शरीर ब्लड में जो होता है एक लाल रक्त कण होता है, रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है और यह प्लेटलेट्स होता है। ये व्हाइट वाला व्हाइट ब्लड सेल हो गया
रेड वाला रेड ब्लड सेल हो गया और येलो वाला जो है प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स जो क्या होता है कि प्लेटलेट्स कोशिकाएं पूरे रुधिर तंत्र में भ्रमण करती है। घाव लगे स्थान पर ये रुधिर का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकता है। प्लेटलेट जो है रक्त स्राव को रोकता है, जिससे रुधिर का चोट लगे स्थान से बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर से बॉडी से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स उसमें भी काम आता है। अब हम लोग देखते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। कौन कौन से मानव का उत्सर्जन तंत्र है? तो मानव में उत्सर्जन जो है मनुष्य उत्सर्जन के आधार पर यूरोटोलिक प्रकार का होता है। मनुष्य के शरीर में रासायनिक व अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ये पदार्थ द्रव व हल्की ठोस अवस्था में होती है, जिसमें निम्न उत्सर्जी अंग होते हैं। कौन कौन से? तो किडनी होता है, जिसे वृक्क कह सकते हैं, गुर्दे कह सकते हैं, किडनी कह सकते हैं। दूसरा होता है मूत्रवाहिनी, दूसरा और उसके बाद होता है मूत्राशय, फिर होता है मूत्रमार्ग। ये फिगर से आपको दिखाने के लिए कोशिश किया गया है। जो है यह जो है उत्सर्जन तंत्र है, जो किडनी है, और ये मूत्राशय है, ये मूत्रमार्ग है। ठीक है, इसमें भी देखिए यही बात है कि ये दोनों किडनी है, ये मूत्राशय है, ये मूत्रमार्ग है, यहाँ पर जो है मूत्राशय जमा होता है। वृक्क, गुर्दे या किडनी क्या होता है कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे व केरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये आमने सामने न होकर के थोड़ी ऊपर नीचे व बायां वृक्क दायां वृक्क से थोड़ा बड़ा होता है। इनकी संरचना जो है ये ऊपर दिखाया गया है, यह है। ठीक है, उसके बाद इसकी बाह्य संरचना में बात करें तो प्रत्येक वृक्क का आकार सेम के बीज व लाल रंग का होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को दिखाया गया। सेम के बीज के जैसा लाल आकृति का होता है, लाल रंग का होता है। इसकी एक सतह की पार्श्व अंदर की ओर धसी रहती है, जिसे हालइम कहते हैं, जिससे होकर वृक्क शिरा व वृक्क धमनी प्रवेश करती है तथा मूत्रवाहिनी बाहर निकलता है। प्रत्येक वृक्क पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे उसे हम अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, आंतरिक संरचना क्या होता है? तो वृक्क के लंबवत काट के अनुसार इसमें दो स्पष्ट भाग होते हैं। कौन कौन होता है? तो बल्कुट यानी कॉर्टेक्स और मध्यांश मेडुला होता है। ठीक है, इसका दूसरा जो भाग होता है मूत्रवाहिनी जो होता है वह क्या होता है कि प्रत्येक वृक्क से एक एक नलिका रूपी संरचना बाहर निकलती है, जिसे मूत्रवाहिनियां कहते हैं। ये मूत्र को मूत्राशय में ले जाता है। ठीक है, और मूत्राशय क्या होता है कि यह एक संकुचनशील पेशिया भित्ति युक्त थैली नुमा संरचना होती है, जिसमें मूत्र का अस्थायी संरचना होता है। मूत्राशय में लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र संचित होता है। मूत्रमार्ग क्या होता है कि मूत्राशय के पश्च भाग एक नली रूपी झिल्ली नुमा मूत्र मार्ग द्वारा मूत्राशय बाहर की ओर खुलता है, जिसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन समय समय पर किया जाता है। अब उत्सर्जित तंत्र में ही हमारा किडनी में ही ये जो है वृक्क नलिका जो है डायाफ्राम जो है ये नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो है वृक्क नलिका होता है, वह क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर ये नेफ्रॉन का फिगर है। ठीक है, ये जो है हमारे किडनी में ही होता है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख सुस्कंदन व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिसको वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं। ये एक मनुष्य में लगभग 10 से 12 लाख के रूप में जो है किडनी में यह होता है। जो वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई जो है वह जो है वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाता है।
नेफ्रॉन को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो है मेलपीधी संपुट या बोमेन संपुट कहते हैं। ग्रीवा होता है जो है स्रावी नलिका होता है। ठीक है, तो इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं ये बोमेन संपुट हो गया, ये जो है वृक्क धमनी कहलाता है, ये संग्राहन वाहिकी कहलाता है, ये जो होता है वृक्क का नलिकाकार भाग है, और ये जो है वृक्क शिरा का शाखा है। ठीक है, ये वृक्क धमनी का शाखा है। ठीक है, तो वृक्क की संरचना और कार्य जो है हम उसको छोटे रूपों में संग्रहित करके बताए हैं आपको कि देखिए ग्लोमेरुलस क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। बोमेन कप क्या होता है, बोमेन संपुट जो होता है वह क्या होता है, फिल्टर हुए तरल का वेग प्राप्त करता है। निकटस्थ व निकटस्थ संख्या वाली नलिका जो होता है वह 2/3 भाग पानी ग्लूकोज यानी सोडियम क्लोराइड अम्ल क्षार का आयतन का शोषण करता है। लूप ऑफ हेनलेस होता है, वह क्या करता है कि बाकी पानी ग्लूकोज जो है आयन का शोषण करता है। दूरस्थ सेवा संवालित नलिका क्या होता है, वह होता है अवशोषण एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मिलन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मुख्य बातें इसकी क्या है कि ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं में द्रव से छन कर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। हल्का मूत्र का हल्का पीला जो रंग होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है, यह भी ऑब्जेक्टिव वाली बात क्वेश्चन है। किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो पथरी जो बनता है किडनी में वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ रहता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण और 2.7 यूरिया व 0.3 यूरिक जो है अम्ल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है ये वृक्क की नेफ्रॉन की संरचना से संबंधित जो है और मूत्राशय से संबंधित मुख्य बातें हो गई। अपोहन जो है ये क्रिया होता है। ये अपोहन क्या होता है कि जिसको कहते हैं हम कृत्रिम वृक्क, अर्थात किसी व्यक्ति का किडनी जब खराब हो जाता है तो उसमें जो है कृत्रिम वृक्क यानी मानव के द्वारा बनाया गया वृक्क को लगाया जाता है और उसके शरीर के बॉडी के ब्लड को समय समय पर प्यूरिफाई कराया जाता है, वही अपोहन क्रिया कहलाता है। देखिए यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से बताया गया है कि एक ऐसे नली जो है जो ब्लड निकाल रहा है, अब फिर दूसरे में एक देखिए कीजिए ये ब्लड जा रहा है उपकरण से शिरा का मार्ग। ठीक है, तो ये धमनी से पंप की मार्ग होता है। चयनित परागम झिल्ली की बनी नलिका होती है ये सब, और इसमें एक में बॉडी से आता है, एक में बॉडी में जाता है। अपोहन द्रव जो है हीमोडायलाइजर होता है। ठीक है, अपोहन के लिए ताजा विलयन होता है, अपोहन के बाद का विलय यानी यूरिया तथा अतिरिक्त लवण इसमें होता है। तो यही अपोहन डायलिसिस क्रिया कहलाता है। यह क्या होता है इसको हम लोग देख सकते हैं कि वृक्कों के संक्रमित हो जाने या अक्रिय हो जाने की दशा में शरीर में निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्क का प्रयोग किया जाता है, उसे अपोहन कहते हैं। ठीक है, वृक्क जो है कृत्रिम वृक्क बहुत ही अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का प्रसारण दाब रुधिर जैसा होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से
प्रवाहित करते हैं। इस मार्ग में रुधिर के अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं और शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान ही है, लेकिन एक अंदर है कि इसमें कोई पुनर्शोषण नहीं होता है, जो है पुनः अवशोषण की क्रिया इसमें नहीं होती है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदक वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जन मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में अवशोषित हो जाता है, पूरा जो है अवशोषित हो जाता है। ठीक है, लेकिन कृत्रिम वृक्क जो है में यह काम नहीं हो पाता। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन जो है श्वसन का एक प्रकार है जो है, तो हम लोग देखते हैं कि वायवीय श्वसन जो जिसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ये श्वसन का प्रकार है जो श्वसन में हम लोग देखते हैं। तो ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अणु का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित होना वायवीय श्वसन कहलाता है। यह हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे देखिए C6H12O6 और प्लस O2 ये जो है विघटित होकर के CO2 और H2O तथा ये 28 और 30 कैलोरी जूल ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। ये सामान्य श्वसन में होता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है कि जिसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का इथाइल एल्कोहल व CO2 ऊर्जा में विघटन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसके संपूर्ण प्रक्रम में ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसके संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है, ये पायरुवेट अम्ल बनता है। ठीक है, ये जो है किण्वन से जो है अभिक्रिया करके ये जो है C2H5OH और CO2 बनाता है। ठीक है, यही जो है अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें अंत में लैक्टिक अम्ल निकलता है, पायरुवेट अम्ल निकलता है। अब अगला हम लोगों का जो है इस चैप्टर में जो भाग है वह पौधों में परिवहन। चूंकि हम लोग तो मानव का अभी देख लिए सारा चीजें उत्सर्जन परिवहन, लेकिन पौधों में जो परिवहन होता है वह कैसे होता है। पौधों में भोजन का आना, जल का जाना, ये कैसे होता है। तो ये एक देखिए पौधों में हम आपको पौधा का फिगर बनाए हुए हैं, जिसमें वाटर एंड जो है ये न्यूट्रिएंट्स जो है देखिए ये इधर जा रहा है, और एक जो है ये जाइलम से जो है एक समझिएगा कि नीचे से जो जाता है वह जाइलम से जाता है, और ऊपर से जो है भोजन आता है पौधे के पूरे बॉडी में, तो वह फ्लोएम से होता है। तो वहीं जाइलम और फ्लोएम होता है। तो देखिए पौधों में परिवहन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन मंडल कहते हैं। संवहन मंडल में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। याद आपको रखना चाहिए कि ज से जाइलम, जाइलम क्या होता है, जल को ले जाता है, इसलिए ज से जाइलम। जाइलम क्या होता है, यह जल व खनिज लवणों को जो है जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसमें निम्न भाग होता है कौन कौन से, वाहिनिका होता है, वाहिका होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम तंतु होता है। इतना भाग जो है जाइलम में मिला रहता है, और ये सभी जो है जल और खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। यह भोजन व अन्य पोषक पदार्थ को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि पौधों का भोजन पत्तियों में बनता है, तो वहां से फ्लोएम जो लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, यह फ्लोएम। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो चालनी नलिका होता है, सहायक कोशिका होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम तंतु होता है। ठीक है, इतना भागे जो होता है वह होता है फ्लोएम में। ठीक है, अब जब चूंकि देखे कि मानव में उत्सर्जन होता है, तो पौधों में भी उत्सर्जन होता होगा, चूंकि भोजन करने के बाद अवशिष्ट पदार्थ इसमें भी बनता है। तो देखिए फिगर के माध्यम से भी हम आपको दिखाने की कोशिश किया है
कि ये देखिए पौधों का उत्सर्जन होता है। पौधों में देखिए कहीं कहीं इस तरह का भाग बन जाता है, पत्तियों में इस तरह का भाग बन जाता है, वही उत्सर्जित पदार्थ उसमें संचित होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पादप में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से भिन्न युक्तियां अपनाते हैं। कुछ अवशिष्ट पदार्थ गिरने वाली पत्तियों में एकत्र हो जाते हैं। अवशिष्ट उत्पादन रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप पुराने जो है जड़ों में पत्तियों में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास संचित करता है। ठीक है, तो अवशिष्ट पदार्थ जब उसकी पत्तियां जो गिरती है तो उसके साथ गिर जाता है, या पौधे के जो छाल गिरते हैं उससे गिर जाता है, या गोंद के रूप में हम लोग देखते हैं, रेजिन के रूप में पौधे का उत्सर्जित पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो चैप्टर है या लाइफ प्रोसेसेज या इसका हम लोग जितने भी भाग था उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को अगले वीडियो में देख लेंगे।